Good afternoon, everyone. आज से स्टार्ट होगा आप लोगों का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ER। अगर हम लोग क्लास बात करें आपके हिस्ट्री के बारे में, ठीक, तो इसकी डिस्कवरी जो थी वो 3 साइंटिस्ट के नेम आते हैं इसमें। फर्स्ट इज पोर्टर, क्लॉड एंड फुल्लम। ठीक है, किसी किसी बुक में PH से भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, PHUWM। तो अगर हम बात करें तो पोर्टर, क्लॉड एंड फुल्लम ने ER को डिस्कवर किया था। क्लियर है? दूसरी खास बात, नेक्स्ट इज अकरेंस। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं ER, बताएं? प्रोकैरियोटिक सेल्स में होंगे ना, पढ़े थे प्रोकैरियोटिक सेल में ER कब होते हैं क्लास? तो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें हमारी किसके बारे में, यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो यूकैरियोटिक सेल में सभी में प्रेजेंट होंगे, लेकिन मैच्योर्ड आरबीसी को छोड़कर। समझ में आ रही है ना? मैच्योर्ड आरबीसी का मतलब होता है जब उनका जन्म होता है, जब आपकी आरबीसी बनना स्टार्ट होती है उस वक्त उसमें सेल ऑर्गेनल सारे प्रेजेंट होते हैं, बट जैसे जैसे वो मैच्योरेशन को प्राप्त करती हैं वैसे वैसे उनमें से सेल ऑर्गेनल धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल में सब में प्रेजेंट होंगी, लेकिन मैच्योर्ड आरबीसी को छोड़कर। एक्सेप्शनल केस है ये आपका। क्लियर है? दूसरी खास बात अगर हम बात करें तो आपका ER जो होता है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं हम। मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग जो आपका ER होता है वो हमें 3 टाइप्स में देखने के लिए मिलेगा। कहने की बात ये है, मैंने क्लासिफिकेशन नहीं बात की है, मॉर्फोलॉजी देखने पर अगर हम बात करते हैं कि देखने में आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमें 3 टाइप के देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट इज वेसिकल टाइप, सेकेंड ट्यूब्यूलर टाइप। क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, फिर बता रही हूँ। क्लासिफिकेशन में हम लोग हमारा वही SER और RER ही पढ़ेंगे हम, ठीक है ना? यहाँ मैं मॉर्फोलॉजी की बात कर रही हूँ, मॉर्फोलॉजी देखने में कैसी होती है वो। थर्ड इज सिस्टर्नी। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट वेसिकल टाइप तो वो इस तरह से या तो ओवल शेप में होंगी या फिर राउंड शेप में प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट ट्यूबुलर है, तो ये कुछ आप लोगों की ट्यूबुलर शेप में देखने के लिए मिलती हैं। क्लियर? थर्ड सिस्टर्नी होगी, तो सिस्टर्नी आपकी कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलेगी। क्लियर? और सिस्टर्नी पर हमेशा राइबोसोम अटैच रहते हैं। समझ में आ रही है? इस तरह आपको सब बनाना पड़ेगा। दूसरी खास बात, ये जो आपकी वेसिकल टाइप की सेल्स होंगी ये आपकी लिवर सेल एंड पैनक्रिएटिक सेल में ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। क्लियर? अगर हम बात करें हमारी ट्यूबुलर टाइप के बारे में, ठीक है, तो ये ट्यूबुलर है, तो ये हमेशा हमारी स्ट्रैटेड मसल्स होती हैं। स्ट्रैटेड मसल्स कौन सी होती हैं? स्ट्रैटेड मसल्स कौन सी होती हैं?
पेनक्रियाज आ जाता है ऊपर, नहीं तो बैंड, अच्छा बैंड, हाँ बिल्कुल सही बात है। आप लोग जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, इसमें जो मसल यूज होती है वो स्ट्रेटेड होती है या अनस्ट्रेटेड होती है? थ्री टाइप की पढ़ते हैं हम मसल्स, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक मसल। अब कार्डियक तो है नहीं, वो तुम्हारी हार्ट में ही होगी, तो मैंने उसको स्किप कर दिया पॉइंट को। ये जो मैं अपना हैंड ऊपर कर रही हूँ नीचे, स्केलेटल मसल है एग्जैक्टली, बट स्केलेटल कौन सी मसल बोला जाता है इसको? हम स्ट्रेटेड है या फिर अनस्ट्रेटेड है? क्लास स्ट्रेटेड मसल है, ठीक है ना। स्ट्रेटेड मसल को ही हम लोग स्केलेटन मसल बोलते हैं। स्केलेटल मसल क्यों? क्योंकि हमारे स्केलेटन के साथ जुड़ी हुई रहती है टेंडन की हेल्प से, जानते हैं ना इतनी बात तो आप लोग। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटेड मसल में प्रेजेंट रहती है इस टाइप की ER, क्लियर। दूसरी खास बात, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी किसमें प्रेजेंट होंगी? ऐसी टाइप की सेल्स में प्रेजेंट होंगी जहां पर आपकी राइबोसोम, आप जब भी टर्म देखें आप लोगों को याद आना चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस, क्लियर है ना। तो ये आपकी ऐसी टाइप की सेल्स में ज्यादा प्रेजेंट होंगी जहां पर आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होता हो, प्रोटीन बनती हो, उन सेल्स में ये ज्यादा प्रेजेंट होंगी, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। दूसरी खास बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोल सकते हैं इट इज अ स्केलेटन ऑफ द सेल। क्या बोल सकते हैं? स्केलेटन ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं स्केलेटन ऑफ द सेल? बताएं। ये सब रफ करते हैं ना, अपने आप बना लोगे फिर तो, डायग्राम इजी है ये तो, है ना। हाँ बताएं क्यों बोलते हैं स्केलेटन ऑफ द सेल? एक्चुअली रीजन है, ये है आपकी सेल, यहाँ प्रेजेंट होगा आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये बाहर की तरफ ग्रोथ करती है, बाहर की तरफ, ठीक है ना, इवेजिकुलेशन बोलते हैं इसे हम। तो बाहर की तरफ ग्रोथ करके ये क्या बनाना स्टार्ट कर देती है? ER, समझ में आ रही है। तो ये जो आपकी ER होती है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होकर कहां तक? सेल मेम्ब्रेन तक जाती है, क्लियर है। किसी किसी सेल में आपको बहुत सी सेल ऐसी मिलेंगी जिनमें आपका ER जो है वो कहां से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर प्लाज्मा लेमा तक जाएगी। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पर एक मैकेनिकल सपोर्ट इसे देती है। भाई हम लोगों में स्केलेटन की वजह से हम इजीली खड़े हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर शेप, एक पर्टिकुलर साइज है हमारा, राइट। सेम चीज आपका ER सेल के लिए करता है। ये इस तरह से उसने मैकेनिकल सपोर्ट इसे दिया हुआ है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये इसको हम क्या बोल देते हैं? स्केलेटल ऑफ द सेल, क्लियर है। कितने बच्चों को समझ नहीं आ रही है ये चीजें? क्लियर हो रहा होगा ना साथ में। चलिए ये तो बात रही आपकी मॉर्फोलॉजी की। अगर हम बात करें हमारी केमिकल कॉम्पोजिशन की, केमिकल कॉम्पोजिशन तो वही, इसमें ये इसकी जो ये मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन रफ कर दी, ये मेम्ब्रेन जो है ER की, ठीक है, किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की या फॉस्फोलिपिड की? किसकी होगी? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। वही स्ट्रक्चर जो हमने प्लाज्मा लेमा के टाइम पर पढ़ा था, जहां पर सबसे ऊपर और सबसे अंदर का जो पार्ट रहता है वो प्रोटीन का बना होता है, जबकि बीच वाला पार्ट लिपिड का बना होगा, वो भी लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है। ये रॉबिन्सन का वो था मॉडल, याद आ रहा है कुछ कुछ? तो यहाँ पर सेम कंडीशन देखने के लिए मिलेगा, क्लियर। दूसरी खास बात अगर हम बात करें तो ये जो मेम्ब्रेन होती है, दोनों ही मेम्ब्रेन आपको 5 to 6 म्यूमीटर की देखने के लिए मिलेगी। इसकी थिकनेस जो है 5 to 6 म्यूमीटर होती है, क्लियर है। दूसरी खास बात, यहाँ पर ये दो जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये जो मैंने स्पेस बनाया हुआ है, ये स्पेस देख रहे हैं आप, इसे हम एक टर्म देते हैं जिसे कहा जाएगा इंटर
इंटरसिस्टर्नल स्पेस, क्या कहते हैं, इंटरसिस्टर्नल स्पेस। ये इंटरनल सिस्टर्नल स्पेस जो होगा ये होता है अप्रोक्स 70 to 100 म्यू मीटर। समझ में आ रही है बात? केमिकल कॉम्पोजिशन समझ में आ रहा है? जाहिर सी बात है, मैंने बताया था फॉस्फोलिपिड है तो क्या क्या प्रेजेंट होगी इसमें, प्रोटीन होगा और लिपिड होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब ये प्रोटीन जो है वो भी आपके अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होंगे और लिपिड्स भी आपके अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होंगे, जो हम लोग आने वाले में पढ़ लेंगे। क्लियर, समझ में आया? बाकी जो इंटरसिस्टर्नल स्पेस है इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़े टाइम में इसका डायग्राम बनाएंगे अच्छा सा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर, तो थोड़ा सा लिख लीजिए। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हिस्ट्री। Endoplasmic reticulum was first of all discovered by Porter, Claude and Fulham. Porter, Claude and Fulham in 1945. 1945. लिखा। नेक्स्ट देखिएगा अकरेंस। अकरेंस कहाँ प्रेजेंट होती है ना, ये तो अकरेंस सेकंड पॉइंट है, OCCURANCE अकरेंस। इसमें लिखिएगा ER occur in ER occurs in all the eukaryotic cell except mature erythrocyte। एरिथ्रोसाइट क्या हुआ? एरिथ्रोसाइट को आप आरबीसी भी लिख सकते हैं। इन मैमल it is absent in prokaryotes and embryonic cell। ठीक है, नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक एम्ब्रियोनिक सेल। नेक्स्ट हेडिंग morphology of ER। morphologically the ER is composed of three kinds of structure। First, sterni, vesicle and tubule। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा सिस्टर्नी। इसमें लिखिए दे आर लॉन्ग। सिस्टर्नी याद है ना, भी डायग्राम बनाया था सिस्टर्नी का जिसमें राइबोसोम लगाए थे हमने, वही। दे आर लॉन्ग flattened and usually
and usually unbranched tubules which are arranged in parallel parallel ways पैरेलल वेज। हाँ, कहने की बात ये है कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस तरह से ब्रांच बनाई है ना, सिस्टर्नी में कभी भी ब्रांच नहीं होगी, अनब्रांच होती है। इसमें सीधे इस तरह से 3-4 आप लोगों को बनाना है, एक दूसरे के पैरेलल बनाते हुए, और उन पर राइबोसोम लगा दीजिएगा फिर। ठीक है, आगे लिखिए। They are uniform and their thickness varies from 40 to 50 micrometer। ठीक है, अच्छा, इसमें पहले डायग्राम बनाइए आप। डायग्राम सिस्टर्नी का नहीं बनाऊं क्या दोबारा? तो रब क्यों करवा देते हैं आप लोग? इन सब पर राइबोसोम्स लगा लीजिएगा। ठीक है, हाँ हेलो, बना लिया सभी स्टूडेंट्स ने? ठीक है, अब लिखिए एग्जाम्पल। लिखिए एग्जाम्पल, लिवर सेल्स, ब्रेन सेल्स, एसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स हेडिंग है, इसमें लिखिए द ट्यूब्यूल्स आर स्मॉल small smooth walled branched tubule space having a diameter of about 50 to 190 micrometer।
they are present in cell। एक्चुअली ये किस टाइप की सेल्स में प्रेजेंट होती है? तो ये हमेशा ऐसी सेल्स में प्रेजेंट होंगी जो हमेशा हार्मोन को सिंथेसाइज करती हैं। ठीक है, हार्मोन को सिंथेसाइज करती हैं, स्टेरॉइड्स को सिंथेसाइज करती हैं, कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करने वाली सेल्स जो होती हैं, ठीक है ना, उनमें ये प्रेजेंट होंगी। क्लियर? लिखिए, that are busy in the that are busy in the that are busy in the synthesis of steroids and hormones, etc. नेक्स्ट, अच्छा इसमें डायग्राम बनाइएगा। ट्यूब्यूल्स लिखवाया है ना अभी, वेसिकल तो लिखवाया ही नहीं है। ट्यूब्यूल्स में मैंने आप लोगों को मसल सेल बताई थी, स्ट्रेटेड मसल सेल, है ना, वो भी इसका एग्जाम्पल है, आप चाहे लिख लीजिएगा। ये ब्रांच्ड होती हैं, स्मूथ होंगी ये, ठीक है, और इनके बीच का जो गैपिंग है वो 50 टू 190 मिलीमीटर का दिया हुआ है। समझ में आ रही है? और मैंने इसका एग्जाम्पल क्या बताया था आप लोगों को? मसल सेल, स्ट्रेटेड मसल, वो भी ठीक है, और बाकी आप लोगों को लिखवा ही दिया है किन में प्रेजेंट ज्यादा होंगी। नेक्स्ट लिखिएगा वेसिकल। हाँ, डायग्राम बनाइए, बिना डायग्राम के आप लोगों को कुछ याद नहीं रहने वाला। अच्छा, आप लोगों की कॉपी कहाँ है? तुम्हारी तो रख दी है, तुम्हारी कहाँ है? जूलॉजी का रजिस्टर कहाँ है? कब बनाएंगे? ठीक है, लिखिए आप वेसिकल। The vesicle range in the vesicle range in diameter from, इन सबके पता है मार्क्स होते हैं, आपको क्या? ये आप लोग बना रहे हैं नहीं? आप लोग आपकी क्लास में कितने अटेंटिव रहते हैं? आप आपकी क्लास में किस तरह बिहेव करते हैं? आप आपकी क्लास में रजिस्टर वगैरह मेंटेन करते हैं या फिर सिर्फ चिट पर बनाकर फेंकते हुए चलते हैं? इन सब चीजों के मार्क्स होते हैं, क्योंकि आप लोग साल भर जो काम करेंगे ना, उस चीज का रिजल्ट आपको आपके इसमें दिखाई दे जाएगा, प्रैक्टिकल में। क्योंकि सभी मार्क्स तभी देंगे जब वो हमसे पूछ लेंगे कि बच्चे का बिहेवियर कैसा था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखकर बैठा करें आप लोग। देखें आप, डायमीटर फ्रॉम 25 टू 500 माइक्रोमीटर। These cells are round in shape or oval in shape. एग्जाम्पल बना, वो डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग, राउंड शेप में जो बनाया था सिंपल सा। ठीक है, 500 माइक्रोमीटर था। ओके, इसमें एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल हेपेटिक एंड पैनक्रियाटिक सेल, hepatic and pancreatic cells.
ठीक है, इंटरसेक्शनल स्पेस लिखा आप लोगों ने? कुछ नहीं लिखा ना अभी तक? तो आप ऐसा कीजिए, इसी डायग्राम को बना लीजिएगा, आप लोगों के में ज्यादा दिया हुआ नहीं है, इसी डायग्राम को बना लीजिए, थोड़ा बड़ा बनाइएगा जिससे उसमें दिख जाए, सफिशियंट है, बना लो, कंटिन्यू करो उसे, बनाइए। और इंटरसिस्टर्नल स्पेस में लिख जरूर लीजिएगा डायमीटर उसका, ठीक है ना? नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों की टाइप्स। ये बेसिकली कितने टाइप्स के होंगे? 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज SER एंड सेकंड इज RER, ठीक है? स्मूथ का मतलब, हाँ वो मुझे मालूम है, आप लोग इतना पढ़ कर आते हो, इसीलिए इसको बहुत जल्दी कवर करते हैं हम। SER मतलब जिसमें राइबोसोम एब्सेंट है, तो जाहिर सी बात है राइबोसोम नहीं है, तो SER जो है वो किस में ज्यादा प्रेजेंट होंगे? तो ये ऐसी सेल्स में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं जिसमें आपके स्टेरॉइड्स को सिंथेसाइज किया जाता है, जिसमें आपके हार्मोन्स का सिक्रेशन ज्यादा होता है। क्लियर है? और ये जनरली किस टाइप के होंगे? या तो वेसिकल के ट्यूबुलर शेप के ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ये कैसे होंगे? ट्यूबुलर शेप के मोस्टली। बाकी अगर हम बात करें तो देखिए, एक तो इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट है, जबकि RER को हम रफ क्यों बोल देते हैं? क्योंकि उस पर राइबोसोम लगे रहते हैं, तो इसमें राइबोसोम्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। ठीक, ये स्टेरॉइड्स एंड हार्मोन्स दोनों का सीक्रेशन करने वाली जो सेल्स होती हैं, उनमें आपको SER ज्यादा देखने के लिए मिलेगा एज कंपेयर टू RER। क्लियर? जबकि अगर हम बात करें RER कहाँ प्रेजेंट होगा? ऐसी सेल्स में जहां पर आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। क्लियर? SER का जो मोस्टली शेप होता है वो ट्यूबुलर होगा। कैसा होगा? ट्यूबुलर इन शेप। जबकि RER का कैसा होता है? सिस्टर्नी अभी बनाया था हम लोगों ने डायग्राम, याद है ना? तो जरा लिखते चलिए। फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा, टाइप्स ऑफ ER। द ER इज ऑफ the ER is of two types. Two types. First is RER. 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 इसमें लिखिए आप, when the ribosome are present on the wall of ER, it is called RER। क्लियर? तो देखिए क्लास, जब हम लोग RER की बात कर रहे हैं, इस पर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ये बने किसके होंगे? तो जाहिर सी बात है ये बने होते हैं आपके, एक तो RNA के और साथ में प्रोटीन के। किसके बने होंगे? RNA एंड प्रोटीन। RNA भी कौन सा? हम टाइप्स पढ़ते हैं ना, कौन सा RNA? हाँ, तो
राइबोसोम आरएनए किसके बने होंगे? तो आरआरएनए के मोस्टली, ठीक है ना, आरआरएनए बनाता ही है। तो आरएनए होता है इसमें 40% और जबकि प्रोटीन होगी इसमें 60%। क्लियर? लिखिए, लिखिएगा। The ER with rough surface or with rough surface or high in ribonucleic acid, the ER with rough surface or high in राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक मतलब आरएनए की बात चल रही है, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड, द मेम्ब्रेन themselves are not rough but associated with their outer surface are tiny particulate component, tiny particulate component, full stop. These are called ribonucleoprotein, ribonucleoprotein particles, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम, and contain on an average 40% RNA and 60% protein. The elements having continue कीजिए आप. The elements having ribosomes are usually of the cisternal type. Cisternally बताया है. Usually of the cisternal type and are found in cell active in protein synthesis. नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा SER. लिखिए, SER is given to that protein of ER that is devoid in ribosome, devoid in ribosome. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ribosomes are absent on the surface of ER.
absent on the surface of ER, bracket close. The SER is found in SER is found in that cell are active in the synthesis of steroid components, right? Steroid ही बताया था, steroid and hormones. So steroid components and hormones. Hormones भी कौन से होंगे इसमें? तो जो आपके टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, ठीक है ना? तो वो कोशिकाएं जिनमें आपकी टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन बनते हैं, उनमें आपकी एसईआर मोस्टली देखने के लिए मिलेगी। है लिखिएगा। अच्छा, यहाँ कंप्लीट होता है आप लोगों का एसईआर और आरईआर, क्लियर? बट आप लोगों में जो क्वेश्चन आता है ना, या तो पूरा आएगा ईआर के ऊपर, या फिर 2 मार्क्स से क्वेश्चन, या फिर जो शॉर्ट में आता है वो पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन एसईआर एंड आरईआर, ठीक है? तो लिखिए डिफरेंस in SER and RER. फर्स्ट लिखिएगा SER लिखा है ना इस तरफ, सेकंड टेबल बनेगी, एक तरफ SER एक तरफ RER। तो SER में लिखिएगा well developed in steroid hormone, well developed in steroid hormone secreting cell, RER में लिखिएगा well developed in protein secreting cell, protein secreting cells. Second point, it is present in the shape of tubular. Next, it is present in the shape of cisternae. Third point, ribosomes are absent RER में ribosomes are present on the surface of ER. ठीक है? अच्छा, दूसरी खास बात समझिएगा, ये जो आपकी SER होती है ना, ये हमेशा देखिए, ये जो SER होती है ना, ये मोस्टली आपकी बनती और बिगड़ती रहती है, मतलब स्टेबल कंडीशन में नहीं रहती बहुत ज्यादा टाइम तक, बहुत लेस स्टेबल कंडीशन में देखने के लिए मिलती है, जबकि जो आपकी RER है वो आपकी मच मोर रहेगी, ठीक है ना? मतलब बहुत टाइम तक ये एक्टिव रह सकती है। अगर आपकी सेल अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी जो RER होती है, ठीक है, वो कुछ टाइम तक थोड़ी सी एक्टिव रहती है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। क्लियर? लिखिएगा, it is less stable, and autolysis
readily, READILY. नेक्स्ट उसमें लिखिएगा RER में, it is comparatively more stable. It is comparatively more stable. Next heading, ultrastructure of endoplasmic reticulum. लिखिएगा ultrastructure of endoplasmic reticulum. All the three structure of the ER, all the three structure मतलब समझ रहे हैं आप लोग? Yes or no? Three, कौन सा three? वेसिकल और वो, अच्छा वो आप सोच रहे हैं, नहीं, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो जो ER की सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो 3 लेयर्स में डिवाइड होती है, ऊपर नीचे प्रोटीन, बीच में लिपिड बाइलेयर। तो ये 3 स्ट्रक्चर, उसके बारे में बात चल रही है, ठीक है। लिखिए, ऑल दी 3 स्ट्रक्चर are bound by a thin membrane of 50 to 60 angstrom. 50 to 60 मतलब 50 से 60 एंगस्ट्रॉम थिक। ER, अच्छा ये नॉन मेम्ब्रेनस होती है, सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, या फिर डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है? डबल, अभी हमने डबल ही बनाया है, ठीक है, लिखिएगा। ER is a double unit membrane organelle its membrane is formed of the outer and inner layer composed of protein molecule and the middle layer is composed of phospholipid या lipid bilayer, ठीक है ना? लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा फंक्शन। फंक्शन लिखें आप, फंक्शन। फंक्शन, मैंने आप लोगों को जब फर्स्ट डे ये बताया था सेल, तो उसमें कितने बच्चे आए थे जब सेल के बारे में बताया था? तो उसमें ये कहा था जो ER होता है, यही ER अगर आपकी न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है तो हम उसको टर्म दूसरा देते हैं। बताया था, क्या बताया था? जैसे हम लोग नॉर्मल सेल के बारे में पढ़ते हैं तो हम टर्म क्या देते हैं? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सेम चीज अगर आपकी यही जो ER है ये आपकी न्यूरॉन में प्रेजेंट होगी, ठीक है ना,
तो उन्हें हम टर्म देते हैं दैट इज अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SR, SR, ठीक है ना, SR टर्म देते हैं, भूलना नहीं है, पूछ लिया जाता है, चाहे तो आप लोग रहने दीजिए, अभी मत लिखिए, बाद में बताएंगे इसे, ठीक है ना, बट याद रखिएगा वाइवा में बहुत पूछा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होती है, क्लियर है ना। फंक्शंस में लिखिएगा, फर्स्ट इज मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट समझ रहे हैं, जिसकी वजह से हमने क्या टर्म दिया था, स्केलेटल ऑफ द सेल, राइट, लिखिएगा। provides mechanical support to the cell, provides mechanical support to the cell by dividing the flood content of the cell into compartment. नेक्स्ट लिखिएगा इंट्रासेल्यूलर सर्कुलेशन, फंक्शन में ही है, इंट्रासेल्यूलर ER may act as a kind of circulatory system for intracellular circulation of various substances. Next point, protein synthesis. ठीक है, इसमें लिखिएगा प्रोटीन में बी सिंथेसाइज्ड to be utilized within the cell. Within the cell लिखा। नेक्स्ट लिखिएगा रोल ऑफ ER, हेडिंग है रोल ऑफ ER इन इंट्रासेल्यूलर इम्पल्स कंडक्शन। इसमें ज्यादा फंक्शन नहीं बताएंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही बताए जाएंगे, ठीक है ना। रोल ऑफ ER इन इंट्रासेल्यूलर इम्पल्स कंडक्शन, ठीक है ना। इम्पल्स कंडक्शन के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानकर आए हैं, 12th में इम्पल्स कंडक्शन पढ़ा था, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ाया गया होगा, आप लोगों को पढ़ाया था। कितने बच्चों ने पढ़ा हुआ, कितने बच्चों ने पढ़ा हुआ है? किसी ने नहीं पढ़ा? इम्पल्स कंडक्शन नाम सुना है बस, मतलब किसी ने नहीं पढ़ा आप में से, तो क्या था वही पूछना चाह रही हूँ, क्या पढ़ा है आपने? मैं कुछ भी जो बोल रही हूँ, ठीक, और आप जो सुन रहे हैं, सुनने के बाद जो आप लिख रहे हैं ना, मतलब आप तक कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है मेरे द्वारा। मैं बोल रही हूँ तो आप तक कोई एक मैसेज जा रहा है ना, जिसे आपके ईयर ट्रैप कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं, रिसीव करने के बाद आपके न्यूरॉन्स आपके CNS तक जा रहे हैं, CNS से न्यूरॉन्स आपके हैंड तक जा रहे हैं, जो आपको लिखने में हेल्प कर रहे हैं। एम आई राइट? कहने की बात है जो आपके
न्यूरॉन्स हैं वो आपके हेल्प करते हैं किस चीज में, इम्पल्स को कंडक्ट करने में। क्लियर है। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके किसके बारे में, अभी बताया था मसल्स के बारे में। मसल भी कौन सी होगी, स्केलेटल मसल, स्ट्रैटेड मसल्स। क्लियर। मसल्स में आपके जो ER होते हैं उन्हें हम टर्म दे देते हैं SR, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग जानते हैं कि SR में हमेशा कैल्शियम प्रेजेंट रहता है, इसमें भरा हुआ रहता है SR में कैल्शियम। जैसे ही कोई आपकी आपका चेस्ट सुन लो, जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन जो है आपकी स्केलेटल मसल तक जाती है, क्लियर है भाई, कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट कब होगी, जब आपके सेल में अंदर की तरफ एनवायरमेंट पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, उस वक्त आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। अगर आपकी सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं होगी, आप लिख भी नहीं पाओगे, ये कंडीशन हो जाएगी। क्लियर है। तो जैसे ही आपके मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में अंदर का एनवायरमेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन कहां तक आई है, स्केलेटल मसल तक, वैसे ही आपके ये SR क्या करते हैं, इनके चैनल्स खोल देते हैं अपने। किसके लिए चैनल्स खोलेंगे, तो कैल्शियम आयन के लिए। क्लियर है। ये कैल्शियम आयन एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है, जैसे हम बोलते हैं ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी के साथ ये जुड़ जाता है, बाइंड कर लेता है। ट्रोपोनिन सी के साथ जुड़ने के बाद ये क्या काम करते हैं, ये एक दूसरी प्रोटीन जिसका नाम होता है ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, उसको हटा देते हैं आपके मायोसिन पर से। समझ में आ रही है बात। ये बहुत हाईली, बहुत बड़े लेवल की बात है, अभी इतना मत समझो। इतना समझो कि कैल्शियम आयन आपके SR में भरे हुए रहते हैं ना, तो इस SR की मदद से आपका जो इम्पल्स है वो आपकी इसमें जनरेट हो पाती है, इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। आप जो लिख रहे हो ना इस वक्त, और जो आपका हाथ अभी रुका हुआ है, समझ में आ रही है ना, रेस्टिंग स्टेज में SR में से आपकी में से कोई भी कैल्शियम आयन रिलीज नहीं हो रहा होगा, बट आपने सिर खुजाया ना, इतनी देर में आपका कैल्शियम आयन रिलीज हो गया होगा SR में से। समझ में आ रही है बात। तो कहने की बात ये है, ये जो आपका ER होता है ये एक तरीके स्टोरेज का भी काम करता है और आपके इम्पल्स कंडक्ट करने का भी काम करेगा। क्लियर है। तो क्लास लिखवाएंगे इसके में लास्ट बाद में, बट आज के लिए इतना ही।